Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सवाल पैदा होके आते हैं कि ऐसा क्या है कि अचानक ही विधानसभा चुनाव होने के बाद और जो भी लोग हैं वो क्यों मतलब पार्टियों से अमूमन माना जा रहा है, जो लहर वाली पार्टी कहा जाता है, जो डबल इंजन की सरकार कहे जाते हैं, जो बीजेपी की पार्टी है, उससे लोगों ने धीरे धीरे दूरियां बनाना क्यों शुरू किया। तो जिस तरह हम जाते हैं लोगों के बीच में जाते हैं तो वहां से कुछ सवाल निकल के आते हैं कि पिछली सरकार ने, जिसे गहलोत सरकार कहते हैं, कांग्रेस सरकार है, उसने कुछ ऐसे योजना लाई थी जिनसे पूरे प्रदेश में आम लोगों को बहुत सारे फायदे भी हुए थे, आम लोगों तक वो योजनाएं पहुंची भी थी। और जैसे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव के होने के बाद और जो डबल इंजन की सरकार बनी और 4-5 महीने ही हो पाए हैं, लोगों को लगने लगा है कि उन तक वो योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार ने लागू की थी वो धीरे धीरे बंद सी होती जा रही हैं। यदि इसको भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए, क्या ये हैट्रिक लगाएगी? तो यदि मेरा व्यक्तिगत मत देखा जाए और मैंने जो लोगों से बात की है, मैंने जो परिप्रेक्ष्य में देखा है, फील्ड में गया हूँ और तमाम जो मेरे सूत्र हैं उनके अनुसार इस बार ऐसा होने की संभावना मुझे कम लगती है। इसका कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जिसका जो दामन पिछले 2 चुनावों में सूना था, इसके पास में 25-0 से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी, एक सैचुरेशन वाली स्टेज पर पहुंच गई थी और उसको बनाए रखना कठिन होता है। और एक मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस इतना बड़ा टक्कर दे पाएगी, चीज़ों को फंसा पाएगी, यानी कई सीटें ऐसी है जहां पर बेहद अप्रत्याशित रूप से परिणाम जनता के सामने आ सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर यदि ये नेशनल इश्यूज के आधार पर इलेक्शंस होता तो फिर ये फेस ओरिएंटेड हो जाता, एक प्रकार से, मतलब एक फेस ओरिएंटेड मतलब एक साइड का उम्मीदवार का चेहरा अलग और दूसरी साइड की पार्टी का उम्मीदवार का चेहरा अलग। जबकि इस बार वोटिंग करते हुए लोगों ने अपने जहन में उन क्षेत्रीय मुद्दों को, क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, उनकी जो बेरोजगारी का समस्या है, उनकी जो महंगाई का मुद्दा है, वो बड़ा हावी रहा। इसके साथ साथ में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में थी, कई जगह डबल इंजन की सरकारें भी रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोकल जो एमपीज होते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आई जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी उमेश मिश्रा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता मंथन में लगे हुए हैं कि क्या सीटों, लोकसभा की सीटें हैं, क्या स्थिति रहेगी, कितनी बीजेपी हासिल करेगी, क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस को सीटें हासिल करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं धौलपुर जिले के पत्रकार, हमारे साथ हैं हेमंत सिकरवार और दुर्गा शरण दुबे। उनसे आज लोकसभा सीटों के बारे में विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी कितनी सीटें हासिल करेंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत सिकरवार। लोकसभा की 25 सीटों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी क्या? सबसे पहले तो मैं राजस्थान तक के जितनी टीम है और जितने दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं कि राजस्थान तक द्वारा समय समय पर राजनीतिक विश्लेषण ये शुरू किया जाता है, जिससे पता भी चलता है कि अपने प्रदेश में, देश में स्थिति क्या है। अभी सर ने सवाल किया कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस दोनों की स्थिति क्या है, क्या मंथन चल रहा है। अभी 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रथम चरण से ही स्थिति असमंजस की रही है। दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज हैं चुनाव होने के बाद मंथन करने पर लग गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे इस बार मतदान प्रतिशत कम हुआ है। सभी पार्टी के दिग्गज हैं, वो अपना अपना कयास लगा रहे हैं कि इस बार जो प्रथम चरण में जो पहले मतदान हुआ लोकसभा का, उसमें भी मतदान प्रतिशत कम रहा। तो ये मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है वो किस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा और किस पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इस बार अभी 2 चरणों में चुनाव हुआ है और आपको पता भी है कि दोनों ही चरणों में चुनाव जो मतदान प्रतिशत है वो कम हुआ है।
अभी हाल ही में आप देख लीजिए, जो वर्तमान में है, जो राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा जी, तो उनके खुद के बूथ पे ही कम से 53% के करीब मतदान हुआ है। और जो डिप्टी सीएम हैं बैरवा जी, उनके में 52% के करीब मतदान हुआ है। और दिया कुमारी जी के जो बूथ पे 70% के करीब मतदान हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार राजस्थान में स्थिति क्या है। उधर कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा हर्षोल्लास में कयास लगा रही है कि इस बार जिस तरह से बीजेपी ने नारा दिया था कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और 25 की 25 सीटों को अपने हक में लेंगे, लेकिन मतदान प्रतिशत को लेकर लोगों के अलग अलग मतभेदों को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राजस्थान में अब की बार कांग्रेस 7 से 10 सीटों के बीच में तो अपना स्थान जरूर बनाएगी। नहीं हेमंत जी, आप बता रहे हैं 7 से 10 सीट जो हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस आ सकती है, बढ़त बना रही है? अब निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। पहले ही चरण की बात करें तो हम अपने ही उसके धौलपुर करौली क्षेत्र की लेके रखें तो इस पे ही बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति चल रही है। शुरुआत से जब वोटिंग हो रही तभी से ये स्थिति देखने को मिल रही थी कि ये जो सीट है वो कांग्रेस की आ सकती है। और अभी भी कयास भी लगाए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि अभी किसी के पक्ष में चला गया हो। लेकिन जब हम मार्केट में कभी निकलते हैं, लोगों के बीच में निकलते हैं, तो कुछ सवाल पैदा होके आते हैं कि ऐसा क्या है कि अचानक ही विधानसभा चुनाव होने के बाद और जो भी लोग हैं वो क्यों मतलब पार्टियों से अमूमन माना जा रहा है, जो लहर वाली पार्टी कहा जाता है, जो डबल इंजन की सरकार कहे जाते हैं, जो बीजेपी की पार्टी है, उससे लोगों ने धीरे धीरे दूरियां बनाना क्यों शुरू किया। तो जिस तरह हम जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहां से कुछ सवाल निकल के आते हैं कि पिछली सरकार ने, जिसे गहलोत सरकार कहते हैं, कांग्रेस सरकार है, उसने कुछ ऐसे योजना लाई थी जिनसे पूरे प्रदेश में आम लोगों को बहुत सारे फायदे भी हुए थे, आम लोगों तक वो योजनाएं पहुंची भी थी। और जैसे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव के होने के बाद और जो डबल इंजन की सरकार बनी और 4-5 महीने ही हो पाए हैं, लोगों को लगने लगा है कि उन तक वो योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार ने लागू की थी वो धीरे धीरे बंद सी होती जा रही हैं। अब एक योजना को लेकर रख लो आप, अभी कुछ दिन पहले मेरी लोगों से चर्चा हुई कि लोग आ रहे कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, बुजुर्ग बोले हमारी पेंशन नहीं आ रही है। तो हम कह देते हैं कि सर आएगी, अभी क्या है कि गवर्नमेंट बनी है, नए लोग टीम में हैं और प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, मतलब धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन देखो, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति में तो कुछ समाज के कुछ वर्ग के विशेष लोग ही निकल के आते हैं, वही पूरे लोगों को संगठित करके रखते हैं। लोगों को सिर्फ मतलब ये है कि फलानी सरकार ने मुझे क्या दिया, मेरे पास आया क्या, बस इस पर डिपेंडेबल रहती है। नहीं हेमंत जी, कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें क्षेत्रीय मुद्दे, जातिवाद और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर चुनाव नहीं हुआ, या क्षेत्रीय मुद्दे और जातिवाद को लेकर के चुनाव हुआ है? देखो सर, इस बार जो चुनाव ज्यादा जिसको प्राथमिकता दी गई है वो मुद्दों को लेकर, तो मुझे लगता नहीं कि मुद्दों को लेकर इसको लोकसभा चुनाव को कराया गया है, क्योंकि लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म कर दिया। जितना जो प्राथमिकता अगर उभर कर सामने आई है वो जातिवादता के ऊपर जरूर दिखाई देती है कि जातिवादता इसमें ज्यादा ही इन्वॉल्व हुआ है। इसके ऊपर जो लोकसभा में चुनाव हुए हैं अभी फिलहाल संपन्न हुए हैं, ज्यादा चुनाव नहीं होने का कारण यही है कि वहां पर क्षेत्रीय या देश के कोई मुद्दे हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। 2008 में नया परिसीमन हुआ था तो करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र बना था। तो 2009 में जो चुनाव हुआ था तो यहाँ पर जो कम मतदान हुआ था, करीब 33-34% मतदान हुआ था, तो यहाँ पर कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा सांसद बने। ठीक, उसके बाद में 2014 में चुनाव हुआ और 19 में हुआ। ठीक है, लगातार मोदी लहर में वर्तमान जो सिटिंग एमपी हैं जी। मनोज रजौरिया हैं, तो लगातार दोनों बार मतदान प्रतिशत बढ़ा, लेकिन अब की बार क्यों कम रहा? और क्या कम मतदान पर इसमें कांग्रेस को फायदा हो सकता है क्या? जब नया नया संसदीय क्षेत्र बना तो उसमें क्या है कि मतदान प्रतिशत होने का तो सिर्फ एक जो कम हुआ था उसका कारण यही था कि नया संसदीय क्षेत्र बना था। लेकिन धौलपुर इससे पहले बयाने में आता था, लोगों में जागरूकता तो पहले ही से थी।
तो मतदान प्रतिशत जब जब कम हुआ है 50% से नीचे मतदान हुआ है तो उसमें कांग्रेस को फायदा हुआ है। हम कांग्रेस जीती है और 50 से ऊपर मतदान होता है, 55 से ऊपर 60 पे पहुंचता है तो बीजेपी को फायदा हुआ है। ये राजनीतिक पंडित इस चीज को बताते हैं। और करो इस क्षेत्र की बात की जावे तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है। लोगों में इस बार उत्साह नहीं देखने को मिला था लोकतंत्र के महायज्ञ में। ना राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, सिर्फ ओनली क्षेत्रीय मुद्दे, जातिवाद यहाँ पर देखने को मिला। ये आप मानते हैं सही? बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत जो कम हुआ है उसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। और इस बार भी यही हुआ है कि मतदान प्रतिशत एक अपना जो सबसे पहले आया था जो धौलपुर करौली संसदीय क्षेत्र के लिए कहें 6% मतदान कम हुआ है। तो इससे अमूमन डायरेक्टली है कि इसको कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। कितनी सीटें कांग्रेस बढ़त बनाई हुए 25 में से? देखो सर, अभी तो यही है कि अभी 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है। पूरा लोकसभा जो चुनाव है 7 चरणों में संपन्न होना है। लेकिन जो 2 ही चरणों से लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का जो पड़ला है वो कम होता जा रहा है, उस पर कांग्रेस हावी होती जा रही है। कयास यही भी अभी चल रहे हैं कि कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में 25 में से कांग्रेस 7 से 10 के बीच में सीट जरूर निकाल के लाएगी। और यह चीज बीजेपी को मतलब खलने वाली है। जी चीज करौली धौलपुर जैसे पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अपन जो सचिन पायलट का जिस क्षेत्र में दबदबा है और उनके प्रत्याशी मैदान में थे, क्या वो चुनाव जीतते हैं तो पायलट का कद बढ़ेगा? देखो सर, जो सचिन पायलट जी हैं उनका कद जरूर बढ़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे अनुभवी हैं जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन लोगों के बीच में उनकी पसंद बहुत है। ऐसी बात नहीं है कि किसी जाति विशेष के लिए उनकी पसंद हो, हर वर्ग का लोग उन्हें पसंद करता है। एक युवा नेता भी हैं, अच्छी सोच भी रखते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में उनका एक उच्चतम और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे कांग्रेस को मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं वो। और एक राजस्थान की बात करूं तो सचिन पायलट जी के सानिध्य में भी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रहती है। नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर उनके जो प्रत्याशी मैदान में हैं, जैसे आपके करौली धौलपुर, भरतपुर लो, टोंक समाई माधोपुर लो, दौसा लो, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर लो, ये सीटों पर लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार और पूरी ताकत लगा दी। अगर उनके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो उनका प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में दखल होगा, उनका कद बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर। उन्होंने जिस तरह लोकसभा चुनाव में विभिन्न जिलों में जाकर और लोगों के बीच में अपने जो प्रत्याशी थे उनका पूरा सपोर्ट किया, उनके लिए विभिन्न सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। और उन्हीं सीटों से अगर वो उनकी जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतकर आते हैं तो सचिन पायलट जी का यही नहीं कि प्रदेश में कद बढ़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी दखल बहुत बढ़ेगी। और जिससे क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रदेश स्तर से नहीं राष्ट्रीय स्तर पर मजबूता को प्रदान जरूर करेगी, बहुत मजबूत होगी सचिन पायलट के उसमें नेतृत्व में। धन्यवाद हेमंत जी। हमारे साथ में दूसरे साथी पत्रकार दुबे जी मौजूद हैं। दुबे जी, राजस्थान तक में स्वागत है, आप यहाँ पर चर्चा में आए आज। तो 25 राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हो चुका है, ठीक है। दोनों ही पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी इस बार? शुक्रिया। दरअसल यदि इसको देखा जाए, पूरे चुनाव को देखा जाए, इस 2024 के चुनाव को देखा जाए तो इसमें बड़ी पेशोपेश वाली स्थितियां देखने को मिलती हैं। यदि इसको भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए, क्या ये हैट्रिक लगाएगी, तो यदि मेरा व्यक्तिगत मत देखा जाए और मैंने जो लोगों से बात की है, मैंने जो परिप्रेक्ष्य में देखा है, फील्ड में गया हूँ और तमाम जो मेरे सूत्र हैं उनके अनुसार इस बार ऐसा होने की संभावना मुझे कम लगती है। इसका कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जिसका जो दामन पिछले 2 चुनावों में सूना था,
इसके पास में 25-0 से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही थी, एक सैचुरेशन वाली स्टेज पर पहुंच गई थी और उसको बनाए रखना कठिन होता है। और एक मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालाँकि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस इतना बड़ा टक्कर दे पाएगी, चीज़ों को फँसा पाएगी, यानी कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बेहद अप्रत्याशित रूप से परिणाम जनता के सामने आ सकते हैं। राजस्थान में 25 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, क्या हालात हैं इस समय? देखिए निश्चित रूप से यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यदि इन दोनों चरणों के परिणामों के बारे में यदि इलेक्शंस के बाद में जो एक प्रकार से वोटिंग टर्नआउट हुआ उसको देखें या लोगों के बीच में जो बातें निकल के आ रही हैं, चर्चा निकल के आ रही हैं, जो सूत्र हैं, जो तमाम लोगों से बातचीत हुई है, उसके बाद में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसी परिस्थितियां नहीं है जैसी 2019 के अंदर हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिन पर विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जैसे 2019 का यदि वोटिंग पैटर्न देखा जाए और फिर 2024 का देखा जाए तो इसके बीच में जो डिफरेंस है उससे इस बात का पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है और कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है। भारतीय राजनीति में यदि देखा जाए तो 2019 का चुनाव एक ऐसा इलेक्शन था जहां वोटिंग टर्न आउट में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई थी, यानी कि वोटिंग परसेंटेज इतनी जोर से बढ़ा था सभी संसदीय क्षेत्रों में। और उसके बाद में एक नेशनल जो लीडर थे मोदी के नाम पे एक प्रकार से इलेक्शन हुआ था, नेशनल इश्यूज के नाम पर हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इशू हुआ था, बालाकोट के हमले हुआ था, उसके आधार पर इलेक्शन हुआ था और लोगों ने जमकर वोट किया और बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। लेकिन अगर इसी चीज को हम 2024 के कॉन्टेक्स्ट में लाके देखें, इसको विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो यहाँ चीजें हमको थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ किसी प्रकार की कोई वेव नहीं थी, लोगों के बीच में उदासीनता थी, रीजनल मुद्दे के आधार पर लोगों ने वोट किया, जातिवाद का समीकरण हावी रहे, लोगों के जो लोकल क्षत्रप हैं उनको पार्टियों ने जब दरकिनार कर दिया तो उनका भी प्रभाव देखने को मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी कई चीजें, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत बड़ी लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो उतनी सक्रिय रूप से नहीं दिखी, जबकि उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। तो इन तमाम चीजों का फैक्टर यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कमतर दिखती है और कांग्रेस को अपर एज होता हुआ दिखाई दे नहीं, रहा है। आपने बताया कि वसुंधरा राजे का इन चुनावों में नहीं दिखना, किसी सभा में नहीं आना, किसी भी उन्होंने कोई भी चुनाव प्रचार नहीं किया है, ओनली सिर्फ वो अपने पुत्र के लिए चुनाव प्रचार करती रहीं, तो इसका भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है प्रदेश में। निस्संदेह उठाना पड़ेगा, निस्संदेह। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से जानती होगी। वसुंधरा राजे सिंधिया कोई एक साधारण लीडर नहीं है, उनका बड़ा प्रभाव है, बड़ा क्राइटेरिया, बड़ा ऑरा है और वे काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़ी हुई, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। अब आप एक बात समझिए, एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ, यदि कोई व्यक्ति प्रधान हो जाता है, एमएलए हो जाता है, तो एक बार में उसके रिलेशन इतने बड़े हो जाते हैं, जबकि वो तो कई बार सीएम रही हैं और उनका काफी बड़ा प्रभाव है। जाति समीकरणों को साधने में, 36 कौमों को साधने में उनकी महारत है। ऐसी स्थिति में उनका एकदम एक्टिव नहीं होना, तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा-सा कमज़ोर तो करता ही है। कई सीटें ऐसी हैं जहाँ उनका दखल है, बहुत अच्छा दखल है, बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाता है और वहाँ निश्चित रूप से मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वहाँ बेहतर दुबे कर जी, सकती एक थी। बात बताएं कि इन चुनावों में हमने देखा ज्यादातर ग्राउंड पर जाकर के लोगों में जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के लोगों ने नहीं बताया। बेरोजगारी और जो अन्य यहाँ के लोकल संसदीय क्षेत्र के मुद्दे, उनको लेकर के उन्होंने मतदान किया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्षेत्र की बात की जाए तो चुनाव बहिष्कार की भी बातें देखने को मिली थी, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी जैसी तो जो अन्य सुविधाएं लोगों ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुंची थी इन 10 सालों में, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे को दरकिनार किया गया अब की बार लोगों ने। ये मानते हैं आप? मैं सहमत हूँ इस बात से, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यदि ये राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर, यदि ये नेशनल इश्यूज के आधार पर इलेक्शंस होता, तो फिर ये फेस ओरिएंटेड हो जाता। एक प्रकार से मतलब एक फेस ओरिएंटेड मतलब एक साइड का उम्मीदवार का चेहरा अलग और दूसरी साइड की पार्टी का उम्मीदवार का चेहरा अलग। जबकि इस बार वोटिंग करते हुए लोगों ने अपने ज़हन में उन क्षेत्रीय मुद्दों को, क्षेत्रीय जो समस्याएँ हैं, उनकी जो बेरोजगारी का समस्या है, उनकी जो महँगाई का मुद्दा है, वो बड़ा हावी रहा। इसके साथ-साथ में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में थी। कई जगह डबल इंजन की सरकारें भी रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोकल जो एमपीज़ होते हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी
इनकम्बेंसी आ ही जाती है। और ये 10 साल एक सैचुरेशन का पीरियड होता है, जहाँ लोगों ने भर-भर के वोट दिए, 25 में से 25 2 बार जिताया, तो ऐसे में लोगों की अपेक्षाएँ भी बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास में पैसा कम है, संसाधन कम हो रहा है, महँगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और उसको उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है, तो वो ऐसी स्थिति के अंदर में बड़ा विचलित हो गया। वो चाहता है कि वो बेशक भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, लेकिन उसको मजबूर कर रही है उसकी पॉकेट भी, तो ऐसे में वो बाहर नहीं निकला। उसने अपने आप को सीमित कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की बहुत बड़ी अपील रही, कांग्रेस के साथ में भी हुजूम नहीं निकला। लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग टर्नआउट का कम होना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, स्वर्ण वर्ग की बात की जावे तो स्वर्ण वर्ग यानी मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा। रूरल में अधिकतम देखा जाए तो जो लोअर कास्ट मतदाता थे, एससी का मतदाता, माइनॉरिटीज का मतदाता, वो लाइन लगा करके अपना मत डाल लिया है। लेकिन स्वर्ण वर्ग का जो मत था वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाया। नहीं, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ। ये बात ठीक है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान पहले भी कम होता रहा, अब भी कम होता है। लेकिन आप कई जगह देखेंगे, जैसे बाड़मेर वाला एरिया देखो, वहाँ पे अच्छा मतदान हुआ। शहरी क्षेत्रों में भी अच्छा मतदान हुआ। सीकर वाला एरिया है, वहाँ पे भी अच्छा मतदान हुआ। गंगानगर वाला बेल्ट है, वहाँ पे भी, जयपुर में भी बहुत अच्छा मतदान हुआ। कई ऐसे फील्ड हैं जहाँ नेट टू नेट फाइट थी। वहाँ मतलब जो उम्मीदवार हैं, उनके चेहरे बहुत मायने रखे थे। उनके चेहरों ने क्या एक ऑरा एक अलग तरीके का था, जिसने भीड़ को आकर्षित किया, भीड़ ने मतदान भी किया। लेकिन एक लोकल लेवल पर यदि बात देखा जाए, एक सामान्य एवरेज परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को समझा जाए, तो ये बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान अधिक हुआ, शहरी क्षेत्रों में नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र के लोग अधिक जागरूक हैं और वो चीज़ों को ज़्यादा समझ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दल-बदल के बाद में लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, जबकि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो ऐसे में संकुचित फ़ील कर रहे हैं। एक जो कोर वोटर होता है, किसी पार्टी का एक समर्थक होता है, उसने भी अपने आप को कई दफ़े संकुचित महसूस किया। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे संपर्क में कुछ ऐसे एक मित्र भी आए थे जो बाहर से आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे पार्टी थोड़ी पिछड़ रही हैं, और ये कमोबेश सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। तो वहाँ इस तरीके के रुझान देखने को मिलते हैं। लोगों के अंदर इस प्रकार देखने को मिलता है कि उनकी उदासीनता वोटिंग पैटर्न के प्रति कम होती जाती है। राजस्थान की 25 सीटों में ऐसी कौन सी सीटें हैं जिस पर आप कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं? ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस को अपर एज है, जहां मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, कांग्रेस जब इस इलेक्शंस में आई थी, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता था, राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं, कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो ग्राउंड पे खड़ी हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी सैचुरेशन लेवल पे थी, यानी 25 से 26 नहीं हो सकती थी। उसको 25 का 25 रिटेन करना था। उसका 400 पार का नारा भी इसीलिए था कि किसी भी प्रकार से अपने लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने जो बूथ मैनेजमेंट है, उसके अंदर उत्साह भरा जाए कि भाई 400 पार लाना है, 400 पार लाना है। लेकिन ये जो 400 पार का जो नारा है, वो एक प्रकार से जब वोटिंग कम हुई, तो अपने आप में थोड़ा-सा कम और हल्का मंद पड़ गया। दरअसल कांग्रेस की कई ऐसी पोजीशन है, कई पॉकेट्स हैं जहाँ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जैसे बाड़मेर के लीजिए, बाड़मेर में उम्मीद राम बेनीवाल अपर एज में दिखाई दे रहे हैं। सीकर में जो कांग्रेस और जो मार्क्सवादी है, उसका जो अलायंस है, अमरा राम जी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। इसी तरीके से अगर भरतपुर और धौलपुर संसदीय क्षेत्र को देखा जाए, तो धौलपुर और करौली, सॉरी माफ कीजिएगा, धौलपुर और करौली संसदीय क्षेत्र को देखा जाए, तो ये हॉट सीट नहीं है। लेकिन बावजूद यहाँ के जो वोटिंग एकदम लास्ट में जो यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपर एज लिया है, बढ़त हासिल की है। यहाँ जो पायलट साहब की सभाएं हुई थी और इसके बाद में गहलोत साहब की सभाएं हुई थी, उसके बाद में एकदम, और वोटिंग परसेंटेज का कम होना एक प्रकार से उनको अपर एज प्रदान करता है। नहीं, भरतपुर में बात की जाए, आरक्षण मुद्दा अभी था, गंगा जल की सौगंध उठाई थी। अगर भरतपुर में जाट वोट बैंक काफी है, अगर उन्होंने जो गंगा जल की सौगंध खाई थी, अगर उन्होंने भाजपा को अपना वोट नहीं दिया, तो वहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में देखने को मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, वहाँ पे कांग्रेस की संजना जाटव लड़ रही थीं, और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप कोहली फाइट में थे, और उन दोनों के बीच में शुरुआत में रामस्वरूप कोहली काफ़ी बढ़त लिए हुए थे। लेकिन संजना जाटव के पक्ष में जब एक प्रकार से विश्वेंद्र सिंह ने भी अपील की थी, उसको अपनी बेटी के रूप में उसको प्रमोट किया था, और एक प्रकार से जाटों की सभा में इस प्रकार कहा गया था, एक प्रकार की जो आप जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने शपथ ली थी या इस तरीके के कार्यक्रम हुए थे। राजस्थान की 25 सीटों में से ऐसी कौन सी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि 2024 का जब इलेक्शंस हुआ था, तो वो यहाँ कांग्रेस के पास में एक एक खबर ये भी थी कि कांग्रेस के पास
होने के लिए कुछ नहीं था, वो ग्राउंड पे खड़ी हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी सैचुरेशन लेवल पे थी। दोनों बार 2014 में, 2019 में 25 में से 25 सीटें लेकर उसने 25 में से 26 तो होने से रही। ऐसी कंडीशंस को यानी कि कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन लाने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, बूथ लेवल को मैनेजमेंट करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था। और लेकिन ये नारा एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया था। तो इस चीज को तो भारतीय जनता पार्टी भी समझती थी कि उसको कई संसदीय क्षेत्रों में उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत होती है। लोकल लेवल पे उन्होंने कई उम्मीदवारों को भी बदला था, वो भी इस बात का द्योतक था, इस बात की पूर्व सूचना दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कई जगह थोड़ा कमजोर फील कर रही है। अब देखा जाए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है, तो यहाँ कांग्रेस 7 से 8 सीट ऐसी हैं जहां पर उसने मैदान में अपने पेच को फंसा दिया है, अपर एज में दिख रही है। जैसे हम देख सकते हैं बाड़मेर, उम्मीदवार बेनीवाल वहां अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीकर में अमराराम जी काफी ठीक करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। धौलपुर और करौली जो संसदीय क्षेत्र है, जो बड़ी हॉट सीट नहीं मानी जाती है, लेकिन बावजूद इसमें जो अंतिम समय पे भजनलाल जाटव ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ थोड़ा अपर एज में दिखती है। वोटर टर्निंग आउट यहाँ अप्रत्याशित रूप से कम रहा है, और जो अपर कास्ट है वो वोट देने के लिए थोड़ा कम मात्रा में निकली, तो इसका गेन होता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से कई और सीटें हैं। भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, बिल्कुल, दौसा है। दौसा का बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया। दौसा में यदि देखा जाए तो सचिन पायलट साहब ने बिल्कुल उसको फंसा दिया, उस मैदान को, उस पूरे उस मैच को फंसा दिया। सवाई माधोपुर और दौसा तो उनका ही क्षेत्र है, जी जी, उनके पिताजी और उनका, तो ये क्या है कि दोनों संसदीय क्षेत्र में काफी मेहनत भी की उन्होंने और काफी वोट बैंक है उनको। यहाँ जो पायलट साहब ने जिन्होंने टिकट दिलवाई उन्होंने, या जहां भी प्रचार करने गए वो शिद्दत से उन्होंने प्रचार किया, और वो टोंक सवाई माधोपुर वाली सीट हो जहां जौनपुरिया जी थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी प्रकार यहाँ पर मुरारी लाल मीणा जो दौसा के अंदर है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो अपर एज में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। बीजेपी कितनी सीट पर बढ़त बनाए हुए? देखिए, लोकल लेवल से लोगों से बात की मैंने, और कई मेरे भी मित्र हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मैंने भी बातें की है, सूत्र भी हैं, कई लोगों से मिलता हूं और लोगों से बातचीत होती है। उसमें ये रुझान निकल के आ रहा है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 15 से 17 सीटों के ऊपर आ सकती है, और इसके बाद में यहाँ पर उसको अपर एज दिखता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा जीतना, क्योंकि ये तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन 15-17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति के अंदर है। नहीं, राजस्थान में लोकसभा के चुनाव में आपने भी देखा होगा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इन चुनावों में काफी मेहनत की, जनसंपर्क, चुनावी सभाएं, दौरे पे दौरे, ठीक है ना, जैसे आप करौली धौलपुर लो, भरतपुर लो, अपना टोंक सवाई माधोपुर लो, दौसा लो, जयपुर ग्रामीण लो, जोधपुर लो, उन्होंने उनके प्रत्याशी मैदान में उन्होंने और काफी मेहनत की उन्होंने। अगर उनके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो पायलट का प्रदेश ही नहीं दिल्ली की राजनीति में कद बढ़ेगा। नहीं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल श्योर, इसमें कोई बात नहीं, कोई संशय ही नहीं है कि सचिन पायलट कांग्रेस में एक बड़े कद्दावर लीडर हैं, और इस चुनावों के बाद में यदि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो सचिन पायलट का माना जाएगा। उनका निश्चित रूप से कद बढ़ेगा। अभी भी कई प्रदेशों में प्रभारी भी हैं, और उनको बड़ा संगठन के अंदर एक बड़ा पद मिला हुआ है। यदि इसको लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों को अलग अलग देखा जाए तो विधानसभा चुनावों से कहीं ज्यादा संगठित रूप से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस संगठित होकर लड़ती हुई दिखी है, और इसमें सचिन पायलट का जो योगदान है ना, वो काफी बड़ा योगदान है। हालांकि अशोक गहलोत ने भी काफी मेहनत की है, और भी अन्य लोगों ने भी काफी मेहनत की है, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मेहनत की है। सामूहिक जो प्रयास होते हैं उसी के बाद में ही जीत का स्वाद चखा जा सकता है, लेकिन इसमें यदि सचिन पायलट का योगदान देखा जाए तो एक बड़ा योगदान है। कोटा की क्या स्थिति है? कोटा में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। देखिए, कोटा के अंदर ओम बिरला साहब लड़ रहे हैं, और वहीं उनके अपोजिशन के अंदर जो प्रहलाद गुंजल जो भारतीय जनता पार्टी से थे और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है, वहां पर बड़ा ही एक दिलचस्प मुकाबला हो गया है, और अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रारंभिक रुझानों के अनुसार ओम बिरला साहब शायद अपर एज के अंदर हैं, और लेकिन टक्कर बहुत अच्छी है, और गुंजल साहब ने उनको ठीक टक्कर दी है। नहीं, अब अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की संसदीय क्षेत्र की बात करें तो क्या स्थिति रहेगी वहां पर? बीजेपी का पल्ला भारी है कांग्रेस का वहां? देखिए, ये बड़ी हॉट सीट है। 2 राजस्थान के अंदर हॉट सीट थी, झालावाड़ की सीट थी, और एक जालौर सिरोही वाली हॉट सीट थी, और झालावाड़ के अंदर तो निश्चित रूप से 2 पूर्व सीएम के पुत्र मैदान में हैं। जी बिल्कुल। तो झालावाड़ में तो एक प्रकार से सभी लोगों को लगभग पता ही है कि वहाँ दुष्यंत काफी अच्छी स्थिति के अंदर है, लेकिन जालौर और सिरोही के अंदर कड़ा मुकाबला है, और यहाँ वैभव
गहलोत थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लुम्बा राम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, संगठन के आदमी हैं, लंबी पकड़ है, बाहरी होने का टैग लगा हुआ है वैभव गहलोत के पास में। हालांकि अशोक गहलोत ने काफी प्रचार किया, बड़ा समय दिया उनको और बड़े स्टार प्रचारक भी उधर आए हैं, लेकिन बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वहां वे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आप राहुल कसवा चूरू की बात करें तो वो बीजेपी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो वहां पर राहुल कसवा ने माहौल को चेंज कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये शेखावाटी का पूरा मिजाज चेंज हुआ है। मैं बताऊँ केवल राहुल कसवा से पूरे एक अलग मैसेज गया है। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल ने भी एक बहुत शानदार टक्कर दी है। ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू के अंदर उन्होंने वो भी एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया। पूरा अग्निवीर के मुद्दे पर पूरा वहाँ पे एक प्रकार से जाटों ने उनको अलग ही प्रकार के मतलब अपर एज के अंदर ला दिया है। तो ऐसे ये इस प्रकार देखा जाए तो 7-8 सीटों पे कांग्रेस अच्छी कंडीशंस के अंदर है। वहाँ वो बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। यदि देखा जाए 2019 के परिप्रेक्ष्य में जहां उसको 0 थी, वहां यदि उसको इतनी अपर एज मिल रही है तो ये निस्संदेह एक अच्छा चुनाव माना जा सकता है। हमारे साथ थे दोनों साथी पत्रकार। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें, विश्लेषण किया जाए तो जो मतदान प्रतिशत घटा है वो राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं रहे हैं। इस बार लोकल मुद्दे हैं, जातिवाद के मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, ये जनता के बीच में रहा है। लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिला। राजस्थान में बीजेपी हैट्रिक नहीं लगा पा रही है और कांग्रेस की बात करें तो करीब 7 से 8 सीट पर बढ़त बनाए हुए। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 17 से 18 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। देखते रहिए राजस्थान तक।